नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि प्रतिकूल कब्जे का कानून क्या होता है और प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। बहुत से यूट्यूबरों ने बताया है कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, इस प्रकार से होता है, कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, क्या होता है, लेकिन इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने अब तक नहीं आई होगी। जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए किन किन दस्तावेजों की यानी जरूरत पड़ती है। और ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग प्रतिकूल कब्जे के ऊपर यानी के बैठे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या है, होता है और इसे साबित करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता। मान लीजिए कि एक भूमि है, क्योंकि मैं उस भूमि के आधार पर ही आपको समझा पाऊंगा और बताऊंगा कि इस भूमि के ऊपर किस प्रकार से प्रतिकूल कब्जा होता है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं कोई ऐसी भूमि ले लेता हूं जिससे आपको समझाया जा सके। मान लीजिए कि ये एक भूमि है और ये भूमि है जिसके ऊपर प्रतिकूल कब्जा होया हुआ है। मान लीजिए कि चलिए मेरी भूमि है और आपने ही उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो विस्तार से समझिए कि प्रतिकूल कब्जा आखिर होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा, भारत में प्रतिकूल कब्जे का कानून 1963, बहुत सी मैंने वीडियो के अंदर बताया है कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसके सीमा कानून के सिद्धांत के द्वारा यानी शासित होता है और सीमा अधिनियम के तहत प्रतिकूल कब्जे के अनुसार यदि नियम समय या फिर अवधि के दौरान किसी सीमा को संबोधित करने के लिए अपील नहीं की जाती है तो वर्तमान शीर्षक का जो यानी प्रतिकूल कब्जा होता है वह 12 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति उस 12 वर्ष की अवधि में यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर, मान लीजिए इसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और कब्जा जो इस भूमि का मालिक है वो 12 वर्ष तक यानी कि उस कब्जा करने वाले के खिलाफ कोई यानी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई वाद दायर नहीं करता है और न्यायालय में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार के कोई यानी सीमा विवाद या इस प्रकार का विवाद नहीं करता है, तो 12 वर्ष बीत जाने के बाद जिस व्यक्ति ने प्रतिकूल कब्जा किया है वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक बन जाता है। यानी लिमिटेशन एक्ट इसी बात को परिभाषित करता है। आप समझिए कि इस भूमि, ये जो भूमि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये मेरी भूमि है, आप इसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती कि इस भूमि के कब्जे को साबित कैसे किया जाए। यानी कि अगर आपने प्रतिकूल इस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो इस कब्जे को कैसे साबित किया जाए। प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए जो आवश्यक बातें हैं वह मैं आपको बता दूं कि यदि कोई लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्रतिकूल कब्जा स्थापित करने का इरादा रखता है तो सबूत या बोझ उन पर होगा प्रतिकूल कब्जे का सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए। यानी इन बातों का अदालत में साबित करना बहुत ही जरूरी होता है। मान लीजिए कि ये मेरी ज़मीन है और आपने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब आपको ये दिखाना है कि इस भूमि के ऊपर जो आपने कब्जा किया है किस प्रकार का आपका यहाँ पर कब्जा साबित है। सबसे नंबर एक बात क्या होती कि अगर आपको साबित करना होता है कि ये मेरी भूमि है, 12 साल से या 20 साल से मैं इसे जोत रहा हूँ और ये भूमि मेरी ही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कब्जे की जो तारीख है वह तारीख स्थापित की जानी चाहिए जिस दिन भारत में संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा शुरू हुआ। यह तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिकूल कब्जे के लिए आवश्यक 12 साल की वैधानिक अवधि निर्धारित करती है। यानी कि अगर आपने इस मेरी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो आपको वो तारीख साबित करनी होगी कि इस तारीख से आज 12 साल हो चुके हैं, इस भूमि पर मेरा ही कब्जा है। एक तो तारीख, आपको कब्जे की जो तारीख है वो साबित करनी पड़ेगी। दूसरा, मालिक और पड़ोसी का ज्ञान, यानी कि मालिक और जो पड़ोसी हैं उनका ज्ञान यह प्रदर्शित करता है, आवश्यक है कि असली मालिक को कब्जे के बारे में और उस तारीख के कब्जे के बारे में पता था और वह तारीख जब उन्हें उसके बारे में पता चला था
यानी कि मैं मालिक हूँ इस भूमि का, और इस भूमि का जो मालिक है उसे इस बात का पता था कि आपने इस भूमि पर कब्जा किया है, या आसपास के पड़ोसियों को भी इस बात का पता था कि इस भूमि के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और इस भूमि के कब्जा होने के बावजूद भी जो असली मालिक यानी मैं था, मैंने उस पर कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया है, और जो है अब मुझे सब कुछ जानकारी है, ये भी साबित करना होगा। नंबर 3, शांतिपूर्ण कब्जा, यानी कि कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए और जबरदस्ती से प्राप्त नहीं किया गया होना चाहिए। कब्जा सच्चे मालिक की अपेक्षाओं के विपरीत रहा होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने झगड़े के साथ इस भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है, ऐसा नहीं। प्रतिकूल कब्जा ये होता है कि अगर वो किसी व्यक्ति की भूमि थी और मान लीजिए मेरी भूमि थी, आपने उस पर कब्जा कर लिया है और मैंने उस कब्जे के बाबत किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया है और आपने उस कब्जे को 12 साल हो गए हैं। प्रतिकूल कब्जा वो नहीं माना जाता कि मान लीजिए कि वहाँ मारपीट हुई हो, ज़बरदस्ती छीना छीनी हुई हो, इस प्रकार का कब्जा प्रतिकूल नहीं होता है। कब्जा प्रतिकूल वही होता है कि मालिक को पता हो लेकिन उसके बावजूद भी उसने न्यायालय में या उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की हो। नंबर 4, मालिक के द्वारा कार्रवाई का अभाव, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि यह साबित किया जाना कि असली मालिक ने उसकी जानकारी के होने के बावजूद कब्जे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि मेरी भूमि है, आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और इसकी जानकारी होने के बाद भी मैंने उस पर किसी प्रकार की आपके खिलाफ न्यायालय के अंदर कोई यानी कार्रवाई नहीं की। उचित संदेश से परे साबित किया जाना चाहिए कि मालिक को कब्जे के बारे में पता था। इस बात को भी आपको साबित करना होगा कि जिस दिन मैंने इस भूमि के ऊपर कब्जा किया तो इसके मालिक को इस बाबत पता हुआ था कि इस भूमि पर, उसकी भूमि पर कोई व्यक्ति यानी कब्जा कर रहा है, यानी आप मेरी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, इस बात का मुझे भी पता होना चाहिए। उसे ही प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। और अपवाद यानी कि यह प्रदिष्ट करना होता है कि यानी कि ये प्रदर्शित करना भी आवश्यक है कि मामले में प्रतिकूल कब्जे के नियम का कोई भी अपवाद लागू नहीं है। और नंबर 6 बात, निरंतर कब्जा, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि संपत्ति का कब्जा मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बिना किसी रुकावट के निरंतर था। अब यही मैं आपको बताता चलूं कि प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर मुझे वीडियो अलग से बनानी चाहिए। इसी वीडियो के साथ इसे भी कंक्लूड कर देता हूँ, यानी कि आपको अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा और आपको इसकी बाबत पता चल जाएगा कि प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता है। ये मेन टॉपिक है, इसे देखना, इस वीडियो को देखकर बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि प्रतिकूल कब्जे के बारे में जैसे मैंने बताया कि इन बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है। कब्जा साबित करने के लिए ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये दस्तावेज इस प्रकार के यानी कि जो आपके पास ये साबित कर सके कि वाकई आपका 12 साल से कब्जा था, लेकिन उस व्यक्ति ने कब्जा होने के बावजूद भी आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई न्यायालय के अंदर कार्रवाई नहीं की है। अब बात करते हैं कि प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे भी बताना इस वीडियो के अंदर बहुत ज़रूरी है। प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता, मैं आपको बता दें कुछ परिस्थितियों में प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत में अपवाद मौजूद है। नंबर 1, मालिक प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता यदि उसके पास विशेष रूप से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कोई गुप्त उद्देश्य या शत्रुता नहीं है। यदि मकान मालिक को किराएदार के बीच कोई भरोसेमंद संबंध है तो इस प्रकार के मामले में प्रतिकूल कब्जा यानी दायर नहीं किया जा सकता। नंबर 2, यदि किराएदार को मकान मालिक के द्वारा संपत्ति रखने की अनुमति दी गई थी तो इसे प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने उसके लिए वो दी थी कि यार तू रह ले, और बाद में जो है लिखित काम हो गया था और वो फिर 12 साल के बाद कहता साहब मेरा कब्जा, इस प्रकार से वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। और आपको बता दूं कि यदि मकान मालिक अनु में कब्जा समाप्त कर देता है और किराएदार संपत्ति खाली नहीं करता है तो वे गलत कब्जे के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और उन्हें मुआवजा देना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने
इस मकान पर देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने इस मकान पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने जब ये कब्जा लिया था, कब्जा लेने के बाद उन्होंने पूरा लिखित में इस प्रकार से कब्जा लिया था, मैंने कब्जा कह रहा कि उन्होंने इस प्रकार से उस भूमि को रेंट पर लिया था, तो अगर समाप्त हो जाता है उसकी तरफ से वो समय और बाद में उस भूमि के ऊपर वो कब्जे का दावा करता है जिसका कब्जा है कि साहब इस पर तो मेरा कब्जा है, लेकिन पहले लिखित में बात हुई थी, वो समय समाप्त हो गया, उसके बाद भी मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ। इस प्रकार के कब्जे में अगर कोई व्यक्ति दावा करता है तो उसे उल्टा मुआवजा भी देना पड़ सकता है। नंबर 3, यदि संपत्ति के लिए कोई वैध दावेदार नहीं है, यानी कोई भी संपत्ति स्वामित्व का दावा नहीं कर रहा है, तो प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में संपत्ति का अधिकार प्रतिकूल यानी कब्जे के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंदर आज आपको मुख्य बातें बताई हैं प्रतिकूल कब्जे की खुशखबरी के बारे में कि इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स यानी इस प्रकार से इन बातों को साबित करने से ही प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। अगर ये बातें साबित नहीं हुई तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाता है। अगर आपको मुझसे कोई राब्ता या बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहाँ से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन नियम फॉलो करने के बाद जहाँ से आपने नंबर लिया है वहीं पर मैंने उसका नियम लिखा हुआ है, वही नियम फॉलो करने के बाद आप मुझसे और भी इसकी बाबत जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।